everyone, a very warm welcome to today's session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well, taking good care of yourselves and your loved ones. सत श्री अकाल, नमस्कार, bonjour, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में with me Ankana, your social expert at Imbibe, and we are doing the second part of our chapter of drainage, जो कि है lakes in India. A day before we have already finished the drainage system in India. बच्चे उसका एक क्विक रिकैप भी करेंगे, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है. तो शुरू करते हैं ये सेशन. ये चैप्टर वैसे तो काफ़ी आसान है, माइट लुक कॉम्प्लेक्स बट एक्चुअली इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. This is a quick introduction about me. I come from background of teaching only, where I've been working for 9 years now, where I've taught both online and offline, and it has been a wonderful journey, and I specialize in English and social science primarily. ठीक है, तो ये चैप्टर दो हिस्सों में डिवाइडेड है. टॉपिक्स है हमारे ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया एंड लेक्स इन इंडिया. जो लेक्स इन इंडिया है वो आज का टॉपिक है. बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, तो बहुत ज़्यादा टाइम हमें वैसे भी इसमें देना नहीं है. ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया हमने कर लिया है फिनिश, तो इसकी रिकैप हम कर लेंगे. आज हम जो कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं वो है लेक्स इन इंडिया, द रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, कि भैया देश की इकोनॉमी में क्या रिवर्स भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. सुनने में शायद अजीब लग सकता है कि सर्वाइवल वगैरह के लिए तो समझ आता है, बट पैसे कैसे जनरेट होंगे, क्या सच में उसका कोई असर आता है, उन सारे सवालों का जवाब आज मिल जाएगा. एंड देन ऑफ कोर्स विल टॉक अबाउट रिवर पोल्यूशन. With every day's growing advancement and development that we are having, with every day's progress that we are having, it is definitely coming at a cost, especially in a country like India, where we have a long path to go in terms of the rules and regulation required around the wastage that comes out of industries, and how we dump the garbage and the rubbish in the water bodies, the fresh water bodies, the limited fresh water bodies of the nature. So all of that we will discuss, the problem that it leads to and what possibly can be a solution to that. तो रिकैप से करते हैं शुरू. सो बच्चे, हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में. ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? ड्रेनेज इज बेसिकली रिवर सिस्टम. जब एक प्रॉपर चैनल डिफाइंड होता है तो उसको ही हम ड्रेनेज कहते हैं. इट्स नॉट द सीवेज सिस्टम. और जहाँ पे पानी बहता है उस पूरे एरिया को आप वाटर बेसिन कहते हो. जो एक हाईलैंड होता है जो दो वाटर बॉडीज़ को डिवाइड कर देता है, दो नए सिस्टम्स क्रिएट कर देता है, एक नहीं बनने देता है, ऐसे वाटर बॉडी को हम वाटर डिवाइड कहते हैं. फिर हमने ये भी समझा था कि ट्रिब्यूटरीज़ क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज़ क्या होती हैं. तो ये सब काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है मैंने. अगर आपने पुराना वाला सेशन नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर जा कर के देख लीजिएगा. देन वी अंडरस्टूड कि इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ रिवर्स, इज़ ब्लेस्ड विथ इट. सो इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो दो तरीके का है. आपका एक हिमालयन रिवर सिस्टम है, एक पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है. नॉर्थ में हिमालय से ओरिजिनेट होने वाली रिवर्स बहती हैं, जिनको हम हिमालयन रिवर सिस्टम में डिवाइड करते हैं. पेनिनसुलर रीजन में घाट से ओरिजिनेट होकर या प्लेटू से ओरिजिनेट होती हैं रिवर्स, जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कहलाती हैं. हिमालयन रिवर सिस्टम्स जो हैं वो पेरिनियल है. पेरिनियल का मतलब ये है कि द वाटर इज ऑल सीजन, because they are fed by ice or glaciers from the mountains, so they're not dependent on monsoon. They're not seasonal in nature. पूरे साल यहाँ पे पानी होता है. जब आप नॉन पेरिनियल कहते हो तो नॉन पेरिनियल का मतलब बेसिकली ये होता है कि these are not all season rivers, these are mostly seasonal rivers. It may not necessarily stop existing in summers. ऐसा नहीं है कि भाई गर्मी में पानी ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है. लेकिन हाँ, मॉनसून में ही ज़्यादा पानी आएगी. कई बार इतना भी आ जाता है कि फ्लड्स भी कॉज कर देती हैं बहुत सारी रिवर्स. तो 3 प्राइमरी रिवर सिस्टम्स हैं जो हिमालयन रिवर सिस्टम में इंटरप्ले करती हैं. आपका इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, हिमालयन रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. इंडस जो है मानसरोवर के वेस्ट से ओरिजिनेट होके जम्मू कश्मीर से होते हुए बेसिकली पाकिस्तान में ज़्यादा फ्लो करती हैं. इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज, ज़स्कर, ऐसा बहुत सारा ट्रिब्यूटरी है जो ओरिजिनेट होता है पूरे जम्मू कश्मीर या पंजाब, इन सारे एरियाज़ में फ़्लो करता है. फिर जा कर के आपको मिल जाता है पंजाब में, और अल्टीमेटली कराची से होते हुए अरेबियन सी में ड्रेन आउट हो जाता है. रिवर सिस्टम अगर गंगा की बात करें तो लॉन्गेस्ट है इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. फॉर दैट मैटर बहुत सारे इसके ट्रिब्यूटरीज़ हैं. इसे भागीरथी, अलकनंदा और मेघना, पद्मा, इन सारे नामों से भी जाना जाता है. यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में प्राइमरीली फ़्लो करती है ये, फिर जाके बांग्लादेश में एंटर कर जाती है,
फिर ब्रह्मपुत्र से मिलती है और फिर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट हो जाती है। ब्रह्मपुत्र की बात की जाए तो ज़्यादातर ये इंडिया के बाहर ही फ्लो करता है, मानसरोवर लेक के वेस्ट ईस्ट से ओरिजिनेट होकर पैरेलल टू हिमालयास चलता जाता है। आपका अरुणाचल के पास एक गॉज के पास यू टर्न लेकर के नामचा बारवा के पास बिल्कुल से एंटर करता है इंडिया में, आसाम में आता है, फ्लड्स भी कॉज कर देता है आसाम में, वहाँ से ड्रेन आउट होकर बांग्लादेश जाता है, बांग्लादेश में भी फ्लड्स आती हैं इसकी वजह से, फिर ये मिलता है गंगा से और बह जाता है बे ऑफ बंगाल में मेघना बन के। तो ये 3 हमारे हिमालयन रिवर सिस्टम्स की प्राइमरी डिस्कशन करी थी हमने। पेनिनसुलर रिवर्स में गोदावरी है जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर हो जाता है इंडिया का और काफ़ी बड़ा है, पेनिनसुलर रिवर्स में लॉन्गेस्ट है, तो दक्षिण गंगा के नाम से हेंस जाना जाता है। बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, बहुत वॉल्यूम लंबा है, लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। फिर कृष्णा है जो महाबलेश्वर के पास शुरू होती है, कावेरी विच राइजेज इन द ब्रह्मगिरी रेंज, महानदी विच राइजेज इन छत्तीसगढ़, तापी इन द सतपुरा रेंजेस, नर्मदा और आपका तापी आर द ओनली 2 रिवर्स बच्चे, दोनों ही महाराष्ट्र में ओरिजिनेट होते हैं, ये अमरकंटक हिल्स के पास और ये सतपुरा रेंजेस में, ये दोनों फ्लो करते हैं जाके गुजरात में और वेस्ट, मतलब दीज आर द ओनली 2 रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं। बाकी ये सारे रिवर्स वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हैं और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि वेस्टर्न घाट्स ऊंचा है, ईस्टर्न घाट्स नीचा है, तो एक स्लोप फॉर्म कर देता है, तो सारे रिवर्स जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं और बे ऑफ बंगाल में फ्लो करते हैं। दीज 2 रिवर्स हाउएवर, क्योंकि घाट से ऊपर वाले रीजन में वहीं से घाट शुरू होता है, तो ये आपका वेस्ट से ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है और अरेबियन सी में जाकर के ड्रेन आउट होता है। नर्मदा एमपी और गुजरात में, मध्य प्रदेश और गुजरात में फ्लो करता है। हालांकि तापी की अगर बात की जाए तो ये शुरू होता है मध्य प्रदेश से, थोड़ा सा एंटर करता है महाराष्ट्र को और फिर चला जाता है आपका गुजरात में और वहाँ से फिर आपका अरेबियन सी में ड्रेन आउट हो जाता है। तो ये सारे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में काफ़ी डिटेल में हमने बात करी थी कल। फिर हमने इस चीज़ पे किया था सेशन को एंड, जहाँ पे हमने ये बोला था कि क्या और भी तरीके के रिवर सिस्टम्स हो सकते हैं या और भी वाटर बॉडीज़ हो सकती हैं, कैसे वो देश की इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकती हैं, क्या और लाइवलीहुड को सपोर्ट कर सकती हैं, लोगों की लाइफ्स को कैसे अफेक्ट कर सकती हैं आसपास, इन सारे सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे आज। सो द वैली ऑफ कश्मीर एंड द फेमस डल लेक, द हाउस बोट्स एंड द शिकारास, दे अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट्स एवरी ईयर। तो मे बी रिवर सिस्टम टूरिज्म के थ्रू भी कर सकती है कंट्रीब्यूशन, ये समझना होगा, एक्सप्लोर करना होगा, जो आज समझेंगे देखेंगे। सिमिलरली यू मे हैव विजिटेड सम अदर टूरिस्ट स्पॉट्स जो लेक के पास रहे हों, जहाँ पे आपने बोटिंग एंजॉय किया हो, स्विमिंग एंजॉय किया हो और अदर वाटर गेम्स भी एंजॉय किए हों। इमेजिन करो कि इफ श्रीनगर, नैनीताल एंड अदर टूरिस्ट प्लेसेस डिड नॉट हैव अ लेक, वुड दे हैव स्टिल बीन एज अट्रैक्टिव एज दे आर टुडे? क्या हम फिर भी वहाँ पे जाते, इतना ही घूमते, इतने ही पॉपुलर होते? नैनीताल, तो इस ताल का मतलब होता है लेक, राइट? 9 तालों की जो ये लेक है, एक नयन शेप का लेक है, 9 या 7, आई एम फॉरगेटिंग, बट this place is famous for the lakes. What if these lakes did not exist over there? Apart from being an attraction to the tourists, lakes are also useful for human beings in many other ways, right? They provide water, they provide, let's say, fish breeding का area, aquatic life का support, a lot of things. Irrigation में मदद करते हैं। तो क्या और चीज़ें हैं, क्या और सपोर्ट हैं, लेक्स की क्या इम्पोर्टेंस है, ये समझेंगे हम आज इस सेशन में। सो लेट्स मूव अहेड एंड फाइंड आउट अबाउट लेक्स। तो लेक क्या होता है बच्चे? लेक इज ए लार्ज वाटर बॉडी दैट इज टिपिकली सराउंडेड बाय लैंड। तो ये रिवर की तरह बहता हुआ नहीं होता है, स्टैटिक होता है, फ्रेश वाटर होता है, एक जगह पे होता है और चारों तरफ आपकी ज़मीन से घिरा होता है, लेकिन लार्ज वाटर बॉडी होता है, पॉन्ड नहीं होता, छोटा सा झील हो गया ऐसा नहीं है, इट्स अ लेक। तो लेक बड़ी वाटर बॉडी को कह रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि बड़ा सा होगा, रिवर की तरफ फ्लो नहीं करता रहेगा, स्टैटिक वाटर होगा और ज़मीन से सराउंडेड होगा ये चारों तरफ। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय लेक। तो थोड़े फैक्ट्स की अगर बात करें तो लेक जो है कोई एक साइज का नहीं होता है ना, छोटे पॉन्ड से लेकर के, छोटे तालाब से लेकर के वास्ट बॉडीज ऑफ वाटर जैसा होता है। छोटी सी पॉन्ड भी हो सकती है, बड़ा सा बिल्कुल लेक भी हो सकता है। दे कैन बी फाउंड इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स, माउंटेन्स में भी मिल सकता है, वैलीज में, प्लेटूज में, कोस्टल एरियाज में। तो ऐसा नहीं कह सकते कि यार ये पहाड़ों पे ही मिलेगा या पहाड़ों पे नहीं मिलेगा।
हमें लेक्स कहीं पे भी मिल सकते हैं, कहीं पे भी अवेलेबल हो सकता है, कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है. सम लेक्स आर कनेक्टेड टू द रिवर्स और अदर वाटर बॉडीज ऑफ वाटर, while others are isolated. तो हो सकता है एक ऐसा लेक है जो रिवर्स से निकल रहा है, यानी कि रिवर ही पानी डाला करके लेक में जमा कर रहा है, वो बाकी आगे नहीं बह रहा है. हो सकता है किसी दूसरे वाटर बॉडी से जुड़ा हो, किसी वाटरफॉल से जुड़ा हो, किसी पॉन्ड से जुड़ा हो, किसी भी दूसरी चीज से जुड़ा हो सकता है. या ये भी हो सकता है कि आइसोलेटेड है, एक लेक है कहीं बैठा हुआ है और आसपास कुछ नहीं है, सिर्फ जमीन ही जमीन है. तो लेक कैसा भी हो सकता है, इसकी कोई डिफाइंड एक परिभाषा, एक रेगुलर एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन नहीं है. वेरिएशन आते रहती है, यानी कि लेक्स के कई सारे फॉर्म्स होते हैं, ये हमें समझना यहाँ पे ज़रूरी है. वेरिएशंस में, वेराइटीज़ में, डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ में आपको ये मिल जाएगी. तो टाइप्स ऑफ लेक्स की अगर बात करें तो हमारे पास होता है परमानेंट लेक, एक ऐसा लेक जो बन गया है वहीं रहेगा, हमेशा पानी रहता है, मानसून में भरता है, गर्मियों में सूखता है, लोगों की ज़िंदगी उस पर डिपेंडेंट होती है, चलती रहती. नॉन परमानेंट लेक कि भैया मतलब सीजनल हो सकता है ये, कि गर्मी में सूख ही गया, बारिश में भर ही गया, कभी है कभी नहीं है, कभी पानी आया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया. ठीक है, तो मतलब इट इज़ देयर समटाइम्स, इट इज़ नॉट देयर समटाइम्स, इट्स नॉट देयर फॉर एवर, में भी अभी फॉर्म हुआ है, कुछ साल रहेगा फिर नहीं रहेगा. ठीक है. ग्लेशियर लेक्स, यानी कि वैसे लेक्स जिनमें फिर से देखो ये रिवर्स की तरह पानी जो है ग्लेशियर से फीड हो जाएगी. सॉल्ट वाटर लेक, तो लेक जैसे मैंने आपको बताया बच्चे फ्रेश वाटर होता है. फ्रेश वाटर इज नॉट यूजुअली सलाइन इन नेचर, थोड़ा सॉल्टी हो सकता है, बट सॉल्ट वाटर नेसेसरली हो लाइक सी एंड ओशन ऐसा नहीं होता है. बट कुछ लेक्स जो हमने पढ़ा है कि दूसरे वाटर बॉडी से आपकी कनेक्टेड है, लगून है या कुछ ऐसा है, तो हो सकता है वहाँ पे बहुत खारा नमक वाला पानी हो. तो सॉल्ट वाटर लेक्स भी हो सकते हैं. जनरली आपको सॉल्ट वाटर लेक्स नहीं मिलते हैं. जहाँ पे भी सॉल्ट वाटर लेक, जैसे चिल्का लेक हो गया, ऐसा लेक अगर कहीं प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे स्पेशली उसको डिस्क्राइब किया जाता है कि ये सॉल्ट वाटर लेक है, फॉर द सेम रीज़न, क्योंकि यूजुअली हमें ऐसे नहीं मिलता है. लगून्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ओशन से पीछे पुश होकर के वाटर जब अलग हो जाता है तो वो लगून्स फॉर्म होते हैं, वो भी लेक होते हैं, वो सेग्रीगेट हो जाता है, पानी अलग हो जाता है. ठीक है. मैन मेड लेक्स भी होते हैं, ऐसी भी लेक्स हैं जो हमने बनाई है ना, हमने क्रिएट करी हैं. ऑक्सबाउ लेक्स हैं. ऑक्सबाउ लेक्स मैं आपको समझा देती हूँ. ऑक्सबाउ क्या होता है, तो क्या होता है कि नदी जब बह रही होती है, आई विल टेक द येलो वन सेकेंड. नदी जब बह रही होती है तो कई बार ऐसे मियांडर्स बनाती है. मियांडर्स बनाने का मतलब ये है कि ऐसे टर्न्स, ट्विस्ट्स एंड टर्न्स बनाती है, हेयर पिन बेंड्स बनाती है. अब ये नदी जब भी यहाँ घूम रही है तो मान लो यहाँ पे थोड़ा सा सिल्ट डिपॉजिट कर दे रही है, फिर आगे बढ़ जा रही है, फिर यहाँ थोड़ा सा सिल्ट डिपॉजिट कर दे रही है, फिर यहाँ से धीरे धीरे करते करते ये सिल्ट बहुत ज़्यादा डिपॉजिट किया तो इधर से बहने लग गई, या फिर इधर से बहने लग गई. बट ये सिल्ट बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया. वैसे ही यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होता गया, होता गया, होता गया. करते करते एक ऐसा पॉइंट आया कि ये पूरी चीज़ जो है इतनी बड़ी हो गई कि पानी इधर बह ही नहीं पा रही थी. अब ये नया रास्ता ढूंढ लेती है और यहाँ से ऐसे बहने लग जाती. तो अब ये क्या हुआ, ये पूरा एरिया ऐसे ब्लॉक हो गया और वो जो पहले रास्ता था पानी का वो अभी भी रह गया पानी के साथ, लेकिन रास्ता अब नया फॉर्म हो गया, तो वो रिवर का हिस्सा नहीं रह गया. रिवर अब कहाँ से बह रही है, रिवर यहाँ से बह जा रही है. ये अब यहाँ पे ऐसे बचा रह गया है एक लेक बन करके, क्योंकि अब ये रिवर से कनेक्टेड नहीं है. तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑक्सबाउ लेक्स कहते हैं, जो कि बेसिकली रिवर से कट करके बन जाता है जहाँ वो मियांडर कर रही होती है वहाँ से. ठीक है. तो मोटा मोटा मैंने आपको सारा समझा दिया है. देखो ये मेआंडरिंग स्ट्रीम से हो रहा है, यहाँ से शुरू हुई है. ठीक है. यहाँ पे अब ज़मीन जमा होता गया, ये कटकर एक चीज़ बाहर निकल गई, एक नया रास्ता बन गया, तो ये ऑक्सबाउ लेक हो जाता है. ठीक है. परमानेंट लेक वो है जो परमानेंट है, हमेशा पूरे साल इनके पास पानी रहता है. नॉन परमानेंट जो कि यूजुअली आपका सूखे रीजन में होता है, आपका बारिश हुई तो पानी आएगा, बारिश नहीं हुई तो पानी नहीं आएगा, ऐसा करके. ग्लेशियर लेक्स जहाँ पे ग्लेशियर से, आइस शीट से पानी आ रहा होता है. ऑक्सबाउ लेक जो आपका मियांडरिंग रिवर्स से फॉर्म होता है. तो मोटा मोटा हमने पहले ही समझ लिया, हमने पहले ही एक्सप्लोर
कर लिया है। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अ meandering river across a floodplain forms dash that later develops into a dash lake, oxbow, cutoffs, water divide या फिर gorge। तो बच्चे यहाँ पे हमने देखा हुआ है कि बेसिकली ये नदियाँ क्या कर रही हैं, कट ऑफ्स फॉर्म कर दे रही हैं, यानी कि कट कर दे रही हैं, जो कनेक्शन है उसको तोड़ दे रही हैं, उसको भर दे रही हैं। तो ये कट ऑफ्स फॉर्म कर देती हैं, जो कि रिजल्ट कर जाता है ऑक्सबाउ लेक्स में। ठीक है। So these lakes get created as a result of glacier or ice sheet actions, while others form by wind, river, human activity। कुछ भी हो सकता है, meandering की वजह से हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो ये जगह भर जाती है, ये meander का जो कर्व होता है वो टूट जाता है और एक ऑक्सबाउ के शेप में लेक जो है वो फॉर्म हो जाता है। लगून्स क्या होता है, तो ये स्पिट्स एंड बास से बनता है, जैसे लेक शिलिका, कोलेरू लेक, पुलिकैट। ठीक है, इनको लगून्स कहते हैं। फ्रेश वाटर जो स्नो फेड है या ग्लेशियर से निकला है या वाटर रेन फेड है, जिनमें फ्रेश वाटर होगा, नमक नहीं होगा, वो फ्रेश वाटर लेक्स हैं। मैन मेड जो हमने आर्टिफिशियली बनाई है, तो फ्रेश वाटर में आपका वुलार, दाल, नैनीताल, लोकताक, भीमताल। ठीक है, मैन मेड भी है गुरु गोविंद सागर एट द भाखरा नंगल डैम। ये याद रखना ज़रूरी है, बिकॉज ये पूछा जा सकता है मैन मेड का एग्जाम्पल, या इन जनरल पता होना चाहिए यार कि अगर इंसान ने लेक बनाई है, काम आ रहा है, तो उसका नाम तो पता होना ही चाहिए। सॉल्ट वाटर लेक जो है, जो सलाइन वाटर कंटेन करती हैं, उससे सॉल्ट बनाया जा सकता है, जैसे सांबर लेक इन राजस्थान। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है ऐसे लेक के जो एक्चुअली सॉल्टी है, सलाइन है नेचर में। तो कौन सा लेक है राजस्थान में जो सॉल्ट वाटर लेक है, तो अभी हमने पढ़ा है सांबर लेक। तो यार सांभर से याद रख लेना, सांभर खाते हैं, नमकीन होता है नेचर में, राजस्थान में हालांकि ये साउथ में नहीं है। तो मतलब यू कैन रिमेंबर विद द हेल्प ऑफ अ डिश कि हाँ, यहाँ पे जो है हमारा एक लेक है जो एक खाने के नाम जैसा साउंड करता है, उसमें नमक रहता है, तो उसमें भी नमक रहता है, इसके करके हम याद कर सकते हैं कि सॉल्ट वाटर लेक। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ लेक्स की, क्या ज़रूरत होती है, कैसे इस्तेमाल होता है, क्या काम होता है, क्या पर्पस सर्व करता है। तो बच्चे कई बार रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ रिवर को। ठीक है, थोड़ा पानी जमा हो गया, वापस चला गया, रिवर्स का जैसे हमने देखा है। हेल्प्स टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर इन ड्राई सीजन। ऐसे जगहों पे जहाँ पे नदियाँ नहीं होती हैं, जहाँ पे वाटर का प्रॉब्लम हो सकता है, जहाँ पे परमानेंट लेक्स है या जनरल लेक्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे जब आपकी बारी आती है, मतलब वेयर इट हैपन्स सो दैट ड्राई सीजन आ गया है, तो ऐसे सूखे में क्या होता है, लेक वाटर प्रोवाइड करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, एंड इज ऑलवेज प्रेजेंट इन हेल्पिंग द पीपल सर्वाइव थ्रू देयर नेसेसिटीज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। क्योंकि अगर कुछ और नहीं है, बारिश भी नहीं आई और वहाँ पे लेक है, तो वो बहुत सारा एटलीस्ट ड्रिंकिंग वाटर का, डेली के काम का पर्पस पूरा कर देता है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द यूजेस ऑफ लेक। 5 नंबर का है, 3 नंबर का है, 2 नंबर का है, आपके पास इतने सारे पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन के हिसाब से लिख दो। 5 नंबर का आता है तो सारे लिख दो, 3 नंबर का आता है तो 4 पॉइंट्स लिख दो, 2 नंबर का आता है तो 2 से 3 पॉइंट्स लिख दो। अच्छे, इनहांस करता है नेचुरल ब्यूटी, टूरिज्म को प्रमोट करता है ना, सुंदरता बढ़ाता है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाता है, मेंटेन करता है एक्वेटिक इकोसिस्टम को, जैसे मैंने बोला डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाता है, मॉडरेट करता है क्लाइमेट ऑफ सराउंडिंग। तो क्लाइमेट चैप्टर में भी पढ़ोगे। वैसे इन जनरल जहाँ पे भी वाटर बॉडी प्रेजेंट होती है, वहाँ पे क्लाइमेट जो है थोड़ा न्यूट्रलाइज्ड रहता है, क्योंकि पानी ना जल्दी ठंडा होता है ना गर्म होता है। तो सर्दियों में क्योंकि जल्दी ठंडा नहीं होगा, थोड़ा गर्म रहेगा, तो हवा को थोड़ा सा वार्म रखेगा, तो एनवायरनमेंट थोड़ी सी रेगुलेटेड रहेगी। गर्मियों में क्योंकि जल्दी गर्म नहीं होगा, तो हवा को ठंडा रखेगा, तो जो हवा गर्म हो रही है उसको सर्कुलेट करके वापस ठंडा कर देता है। तो मॉडरेशन मेंटेन करता है क्लाइमेट में, इन जनरल अच्छा रखता है वातावरण को। यूज फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर तो ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल आता है, पानी पर्पस बहुत सर्व करता है। और फ्लडिंग प्रिवेंट करता है। अब आप कहोगे फ्लडिंग कैसे प्रिवेंट करता है? खुद पानी भर गया तो अलग बात है, बट अगर फ्लड्स आ गए तो कई सारा पानी जाकर के लेक्स में स्टोर हो जाएगा। लेक्स में स्टोर होगा तो जगह, एरिया को फ्लड करने की जगह लेक को पूरा पूरा भरेगा पहले,
फिर वो जब ओवरफ्लो करने लगेगा तो इन एंड अराउंड एरियाज में पानी भरेगा। तो लेक्स वैसे भी बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये कुछ लेक्स और इनका एग्जाम्पल हमने देख लिया। मैप वर्क यहाँ से आता है जहाँ पे आपको लेक्स मार्क करने आते हैं, तो आप लेक्स की लोकेशन अच्छे से याद कर लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आपसे पूछा जाए कि आइडेंटिफाई करो। आप थोड़ा रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने शुरू में ही बोला था कि समझ नहीं आता है कई बार क्या रिवर्स, एक नेचुरल चीज़ किसी भी देश के फाइनेंसेस को कैसे रेगुलेट कर सकती है, प्रमोट कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। तो बेसिक नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर होता है तो बेसिक नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर है, तो बेसिक ह्यूमन या लाइफ नीड्स को पूरा करता है। पौधों को चाहिए, जानवरों को चाहिए, ठीक है। तो जब कोई जिंदा रहेगा तभी तो ठीक चलेगा देश। ह्यूमंस हो गए, जानवर ही हो गए, जानवरों से तो कितना कुछ हमारी मदद होती है, ठीक है। पूरा आपका फूड साइकिल जो है उनसे चलता है, प्लांट्स उसमें इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं। इन सब का कंट्रीब्यूशन अपना अपना बहुत बहुत ज़्यादा है। तो इन सब के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। पानी के बिना कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। और पानी कैसा? पानी शुड ऑल्सो बी फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स तो रिवर्स ही है। एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। तुम्हारा प्रोडक्शन ऑफ पावर हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ जैसे हाइड्रो पावर जनरेशन। तो हाइड्रो पावर जनरेशन क्या होता है? बहुत तेजी से जब पानी बहता है या आप जब उससे डैम्स बना देते हो और उसमें स्पीड ला देते हो, तो बिकॉज ऑफ द स्पीड, बिकॉज ऑफ द मोमेंटम, बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी दैट इट हैज़, इट स्टार्ट्स गेटिंग काइनेटिक एनर्जी। वाह यार, मेरे को इतने सारे वर्ड्स याद है, फिजिक्स में खुद ही अमेज्ड हूँ, बट एनर्जी आ जाती है। एनर्जी को आपको पता होगा कि आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो मोशन से एनर्जी आती है ना, पानी की स्पीड और मूवमेंट की, उस एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो बेसिकली एक प्रोपेलर होता है, एक फैन जैसी चीज़ होती है, उसको मूव कराता है स्टीम से। पहले होता था कोल की मदद से, अब पानी के स्पीड से कराते हैं। और जब वो बहुत तेज़ मूव करता है तो एनर्जी जनरेट होती है और उसी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो पानी उसका रोल बहुत बड़ा प्ले करता है। इन जनरल ह्यूमन एक्टिविटीज़ में बहुत सारी चीज़ों की मदद करता है। तो मैं टूरिज़्म की बात कर लो, ठीक है, बोटिंग करना है, कुछ करना है, फिशिंग करना है, बहुत सारी चीज़ें पानी प्रोवाइड करता है ह्यूमंस को, रिसोर्सेज अलग अलग तरह की। फिशेज़ ही हो गई खाने के लिए। पहले एंशिएंट टाइम्स में बहुत सारे सेटलर्स को अट्रैक्ट करता था, आज भी करता है। ये जो हमारे वॉन्डर लस्ट वाले लोग हैं, ठीक है, हु हैव दिस ट्रैवल ट्रैवल व्लॉगर्स हो गए या जो हो गए, वो बहुत ऐसे नदियाँ वाली ऐसे ढूंढे जगहों को ढूंढते हैं, ठीक है। तो वॉन्डरलस्ट वाले लोग हो गए फॉर एग्जाम्पल। इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पानी को, ठीक है। इरिगेशन क्या हो गया यार? तो मतलब नेचुरली जहाँ पानी है वहाँ तो है ही, बट जहाँ बारिश नहीं आ रही है, इनफ वाटर सप्लाई नहीं हो रहा है, वहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से अगर हमें वाटर सप्लाई करना है फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, तो आप कहाँ से लाओगे? हमेशा ग्राउंड वाटर टेबल में नहीं होता है, अगर होता भी है तो हम उसको फिर डिप्लीट करते जाते हैं। तो बेस्ट तरीका क्या होता है? जब तुम्हारे पास रिवर्स होती हैं, लेक्स होती हैं, तो तुम उन पे डिपेंडेंट होकर के उसके पानी को रेगुलेट कर सकते हो। हालांकि इसको भी बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये एक्सप्लॉइट करके रिसोर्सेज को डिप्लीट कर देता है। नेविगेशन के लिए, तो नेविगेशन से क्या मतलब है? हम अगर ट्रैवल करते हैं तो उसमें एक तरीका होता है वाटरवेज। वाटरवेज नेचुरली आप इंटरनेशनल बॉर्डर्स में सामान को या ह्यूमंस को क्रूजेस पे ले जाने के लिए ज़्यादा सुनते हो, क्योंकि बड़े सीज ओशंस होते हैं। लेकिन ये सेम चीज़ इंटरनली भी की जाती है विद इन द कंट्री। और ये कैसे करोगे विद इन द कंट्री? तो रिवर्स और रिवर सिस्टम्स ही तो हैं जिनको आप कनेक्ट करते हो, ताकि रोड्स की जगह एक रिवर का सिस्टम बिल्ड कर सको, जिससे अगर लोग नहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो विद इन द कंट्री इंटरनली आप सामान, ठीक है, कमोडिटीज को कम से कम जो है मूव कर सको। क्योंकि बच्चा शिप्स बहुत एफिशिएंट होती हैं, फ्यूल एफिशिएंट होती हैं, तो नेचर के लिए बहुत फ्रेंडली होंगी, बहुत कम पोल्यूशन करती हैं। दीज आर रियली रियली गुड।
एंड वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि एग्रीकल्चरली कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो रिवर और रिवर वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, फ्रेश वाटर, ये सब तो अभी हमने बात ही नहीं की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए याद रखना है, रिवर की इंपॉर्टेंस आए तो वहाँ से आराम से डिस्क्राइब कर देना है, और क्यों कंजर्व करना है ये भी क्लियर कर लेना है। तो यहाँ से हम आते हैं एनआरसीपी की बात पे। एनआरसीपी विच इज़ नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। एनआरसीपी का क्या है, तो अभी जैसे एनआरसीपी ने गंगा एक्शन प्लान फेज़ 1 किया था, जो कि इनिशिएट किया गया था 1985 में और क्लोज करना था उनको मार्च 2000 में। अभी इनके अलग अलग फेजेस आ गए हैं, जैसे जो लेटेस्ट फेज चल रहा है उसको उन्होंने बोला है 2026 तक क्लोज करेंगे, जहाँ पे गंगा का पानी इतना साफ करेंगे क्योंकि उसके आसपास इतनी क्वारिंग होती है, इतना एग्रीकल्चर होता है, इतना डंप ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सारी चीज़ें होती है कि वो एकदम अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, क्या अनफिट फॉर बेदिंग भी हो चुका है। तो उन्होंने कहा है कि हम इसको कम से कम नहाने लायक, उसमें जाने लायक बना देंगे, अभी फिट फॉर ड्रिंकिंग प्रॉमिस नहीं किया। तो इनिशिएट की गई थी 1985 में, 31 मार्च 2000 को क्लोज किया गया था। लेसन्स वर दैट learned and experienced gain from GAP phase, which is your Ganga Action Plan phase 1, have been applied to the major polluted rivers of the country under the NRCP. तो NRCP को बनाया गया है गंगा और गंगा जैसे और जितने भी रिवर्स हैं वो पोल्यूट हो रहे हैं, उनमें गार्बेज डंप हो रहा है, आसपास माइनिंग की एक्टिविटीज़, क्वारिंग की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इस आइडिया से बनाया गया है कि इन सारे रिवर्स को साफ़ किया जाए, ड्रिंकेबल वाटर बनाया जा सके, लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़ को मीट कर सके, इतना फिट बनाया जा सके। तो जो भी लेसन हमने पहला 1985 में जब शुरू किया था और 2000 में क्लोज किया, तो जितना कुछ हमने इस गंगा एक्शन प्लान प्रोजेक्ट से सीखा है उसको अब एनआरसीपी अप्लाई कर रही है दूसरे जगहों पर भी, और दूसरे जगह पे मतलब जो भी लर्निंग्स है उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया अभी एक नया फेज़ भी चल रहा है, एक दूसरा फेज शुरू हुआ था गंगा एक्शन प्लान का, विच वाज योर फेज 2, ये भी फिनिश हो चुका है वैसे। ये 152 टाउन्स जो हैं लोकेटेड अराउंड द 27 इंटर स्टेट रिवर्स इन 16 स्टेट्स, उसको कवर करती हैं। इस एक्शन प्लान के अंडर पोल्यूशन अबेटमेंट वर्क्स किए जा रहे हैं 57 टाउन्स में। एक टोटल 215 स्कीम्स ऑफ पोल्यूशन अबेटमेंट को सैंक्शन किया गया है। 69 स्कीम्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया गया है अंडर दिस एक्शन प्लान। तो बेसिकली रिवर्स की सफाई, उनका कंजर्वेशन, उनको बचाना, उनको आगे बढ़ाना, फिट बनाना, जिस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ गए हैं उसको पोल्यूट करने में, अब रिवर्स डायरेक्शन में जाना और इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और फर्दर ऐसे स्कीम्स बनाए रखना, ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाए रखना कि वो और ज़्यादा गंदा ना हो, इस पे फोकस करती है हमारी एनआरसीपी एंड द प्लान्स दैट दे आर प्रोड्यूसिंग। सो विद दैट नेक्स्ट क्विज क्वेश्चन, रिवर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर कंट्रीज इकोनॉमी बिकॉज दे प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन डैश एंड डैश टू द सॉइल। तो क्या क्या और चीज़ें जो रिवर्स फुलफिल करती हैं? ट्रांसपोर्टेशन, फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर्स और कम्युनिकेशन। तो बच्चे अगर सॉइल में ऐड हो रही है तो रिवर का पानी फर्टिलाइज़र खुद तो नहीं है, लेकिन वो फर्टिलिटी ज़रूर ऐड कर सकता है। जब आप मॉइस्चर डालते हो सॉइल में तो फर्टिलिटी ऐड होती है, ये एग्रीकल्चरली बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इरिगेशन के साथ साथ हमने देखा नेविगेशन, यहाँ पे मुझे और कोई सूटेबल वर्ड लग नहीं रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन से आई एम गेसिंग इट इज़ मेंट फॉर नेविगेशन, जो कि इंटरनल नेविगेट करते हैं हम रिवर्स की मदद से विद इन द नेशन। तो रिवर्स इंपॉर्टेंट है कंट्री की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि पानी जो है रिवर का बेसिक नेचुरल रिसोर्स है, एसेंशियल है अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए, ये सोर्स है लाइवलीहुड का कई सारे लोगों के लिए, कई कंट्रीज़ के इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ देता है, ट्रेडिंग में, लोगों की मूवमेंट में, प्लस इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है ये बहुत ज़्यादा। फ्लड प्लेन्स क्रिएट जो होती हैं रिवर से वो बहुत फर्टाइल होती हैं, यानी कि पानी जहाँ तक जाता है और फिर वापस आ जाता है तो जिस ज़मीन के लेवल तक गया होता है बहुत फर्टिलिटी लेकर जाता है, क्योंकि रिवर में भी बहुत ज़्यादा ऐसे न्यूट्रिशंस और मिनरल्स होते हैं जो अदरवाइज सॉइल में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो वो पानी जहाँ तक जाता है और वापस आता है फ्लड्स थोड़ा सा कॉज करके भी, अगर डिस्ट्रक्टिव नहीं है नेचर में, तो सॉइल ऐसा इरोड नहीं करता है, इनफैक्ट उसको और कई ज़्यादा
फर्टाइल बना देता है। तो अब बात करते हैं फाइनल टॉपिक की, विच इज़ आर रिवर पोल्यूशन. सो द ग्रोइंग डोमेस्टिक, municipal, industrial and agricultural demand for water from rivers naturally affects the quality of water. यानी कि अब आप कहोगे मैम डिमांड ऑफ वाटर से क्वालिटी ऑफ वाटर कैसे डिप्रिशिएट हो रही है? बच्चे, हम जब डिमांड कर रहे हैं पानी का तो पहले तो हम नदियों से पानी निकाल रहे हैं, उनकी क्वांटिटी कम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो हम कर ही रहे हैं. इसके ऊपर से दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो ये है कि जो भी काम हो रहा है, डोमेस्टिक कचरा निकला, तुम्हें बॉटल कचरा दिख रहा होगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो निकले, बाकी कंस्ट्रक्शन हमने किया, एग्रीकल्चरल का इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का जो भी बहा हुआ सामान है, ये सब जा कर के पानी में गिरा दिया जाता है. तो जहाँ से आप अपने पीने के लिए सारे कामों के लिए पानी ले रहे हो, उसी में ये सारा कचरा ले जाकर डंप भी कर दे रहे हो. पानी कितना लेगा? पोल्यूट होने लगता है, खराब होने लग जाता है, एक्वेटिक लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाती है. उन एक्वेटिक लाइफ को कई बार हम खाते भी हैं, उससे वो सारी गंदगी वापस हमारे अंदर भी आती है और बीमारियां फैल जाती हैं. खाना छोड़ो, वो पानी पीते हैं हम. प्लस फ्रेश वाटर, व्हाई डू वी फेल टू अंडरस्टैंड अ वेरी वेरी सिंपल फैक्ट? फ्रेश वाटर इज रियली रियली लिमिटेड इन आवर कंट्री, नॉट कंट्री, वर्ल्ड. दुनिया में 1% फ्रेश वाटर पानी है, उस पर पूरी पूरी जनता, पूरी दुनिया डिपेंडेंट है. और फिर भी इतनी सिंपल सी बात हम समझ नहीं पा रहे. अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस सीरा रिवर में डुबा दिया जाता है, जो और उसकी सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है. देखो, नेचर ने ना हर एक चीज़ का सोल्यूशन बना के रखा है. सॉइल इरोजन की बात कर लो, किसी भी चीज़ की बात कर लो, सॉइल इरोजन तो यार नेचुरल एजेंसी करते हैं. पानी हो गया, बारिश का पानी हो गया, विंड हो गया, तो नेचर ने बैलेंस बना के रखा है. तभी तो इतने टाइम से, इतने दिन तक सब कुछ सही चल रहा था. वो जितना इरोड करती थी उतना क्रिएट भी कर लेती थी, लेकिन अब फिर बीच में ह्यूमन एक्टिविटीज़ आ गई जिससे वो बैलेंस पूरा बिगाड़ दिया और अब उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इरोजन होने लग गया. वैसे ही रिवर्स में कभी नहीं लिखा गया था, कहीं भी पता था कि गंदा होगा, नेचुरल वेस्ट्स होंगे, वो आएंगे, धुलेंगे, धुलने के बाद ऐसा स्लोप बना होता है कि चीज़ें जाकर नदी में बह जाती है. तो नदियों को ऐसा बनाया गया, रिवर्स को, सी को, ओशन को वेव्स की मदद से, मूवमेंट की मदद से, कि उनके अंदर सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी रहेगी. वो अपने आप को खुद ही साफ कर देंगे, कचरा उगल देंगे. लेकिन एक लिमिट तक ना, जो उनके अंदर के पौधे हैं, वो उसमें जो इतना सारा कार्बन और गंदे गंदे एफ्लुएंस हम डाल रहे हैं, उसको प्यूरिफाई कितना कर पाएंगे? वो आपस में कचरा जो फिजिकल वेस्ट से उसको कितना फेंक पाएंगे बाहर? एक लिमिट तक. उसने नेचुरल अपने डिस्टर्बेंसेस के लिए बनाया था, अब उसमें ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस आ गई हैं. अब हम ये सारा कचरा जो इंडस्ट्रीज से निकल रहा है, हमारे घरों से निकल रहा है, उसको बिना ट्रीट किए, अगर आप उसको थोड़ा भी ट्रीट कर देते हो, तो अगर वो पोल्यूशन कर रहा है 100 एट प्रेजेंट, तो कम से कम 60 करेगा, कम से कम 50 करेगा, डिक्रीज तो कर जाएगा. बट वी आर नॉट इवन डूइंग दैट. वी आर सिंपली गोइंग अहेड एंड डंपिंग इट इन द रिवर, making it completely unfit for not just drinking but even uses of cleaning purposes. That is how bad we are reducing and depreciating quality of the fresh limited water that is present in the world for us. जैसे जैसे अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है, पोल्यूशन का लेवल रिवर्स में और बढ़ता ही जा रहा है. कचरा, गंदगी, एक्सप्लॉयटेशन, ओवर यूजेज, कोई लिमिटेशन नहीं है, ये बढ़ती ही जा रही है. तो रिवर पोल्यूशन कैसे कैसे हो रही है वो आप यहाँ से बता सकते हो, एग्जाम्पल से लिख सकते हो. अब आता है हमारे लिए सवाल. Name the flagship program by the government which integrates the efforts to clean and protect the Ganga River. Whether it is the Ganga Action Plan, the Narmada River Conservation Mission, Namami Gange Program और इंडस रिवर ट्रीटी, इंडस रिवर वाटर ट्रीटी. आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नाम है उस फ्लैगशिप प्रोग्राम का जो इंटीग्रेट करती है क्लीन और प्रोटेक्ट करने की गंगा को. ओके,
सो वी हैव रेड अबाउट एनआरसीपी। एनआरसीपी के बारे में हमने पढ़ा और हमने देखा कि गंगा एक्शन प्लान्स वो चला रहे हैं, बट द डेडिकेटेड प्रोजेक्ट दैट दे आर रनिंग इज द नमामि गंगे प्रोग्राम। ठीक है, तो बच्चे 2014 में शुरू हुआ था ये। इसके बारे में ऐसे एक्चुअली मैं थोड़ा सा बता ही देती हूँ। इट स्टार्टेड एज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम। फ्लैगशिप प्रोग्राम की बात हो रही है। यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जून 2014 में शुरू किया था। द आइडिया इज कि गंगा को रिवाइव करेंगे, पोल्यूशन फ्री बनाएंगे। 2 गोल से पोल्यूशन हटाना, कंजर्वेशन करना और नेशनल रिवर गंगा को रेजुविनेट कर देना, फिर से वापस सारी ताजगी ला देना। तो चलो अब इसी के साथ हमने फिनिश कर लिया ये पूरा चैप्टर और आज का सेशन। तो रिवाइज कर लेते हैं। एक लेक जो है एक लार्ज वाटर बॉडी होती है जो टिपिकली लैंड के द्वारा सराउंडेड होती है। कई सारे टाइप्स ऑफ लेक होते हैं, यानी कि बहुत वेरिएशन होता है। लेक्स कैन बी नेचुरल, आर्टिफिशियल बेसिन्स फिल्ड विथ वाटर, ज़्यादातर फ्रेश वाटर होता है। हालांकि देयर आर सम लेक्स दैट कंटेन सॉल्ट वाटर एज वेल। Lakes serve as a source of fresh water for drinking, irrigation and industrial uses. Rivers play a very significant role in the country's economy and human life. Pollution हमने देखा है, urbanization, industrialization, mining, municipal construction, domestic purposes, agricultural purposes, dumping of the industrial waste, सारी चीज़ों की वजह से हो रही हैं। Ganga Action Plan Phase 1, Phase 2 has been necessary steps to make river pollution free. फ्लैगशिप प्रोग्राम्स भी हमने देखा। तो गवर्नमेंट कई सारी स्टेप्स ले रही हैं इन सारे प्रॉब्लम्स को फिक्स करने की। ठीक है, तो ऐसे ही सारे सेशंस के लिए गाइस इम्बाइब पे आपको सिर्फ रजिस्टर करना है। जस्ट क्रिएट योर अकाउंट, गो अहेड, आपका जो भी गोल है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपको आना है लर्न पे। लर्न पे जब आप आओगे, जो भी आने वाले सेशंस होते हैं आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के, वो हो गए। कुछ वीडियोस जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ बुक्स और सॉल्यूशंस जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको ऐसे यहाँ पे क्यूरेटेड मिल जाएंगी और आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो एज यू वांट एंड एज यू नीड। एंड ऑल ऑफ दिस, द बेस्ट पार्ट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। मैं लाइव सेशन में भी पढ़ा रही हूँ, नाजिज्म का चैप्टर चल रहा है हमारा अभी, तो आप वो आकर के पढ़ सकते हो। हिस्ट्री आई नो इज़ अ पॉइंट ऑफ पेन एंड स्ट्रगल फॉर ऑल ऑफ अस, सो प्लीज़ गो अहेड, कम एंड जॉइन। और इसी के साथ वन मोर वेरी एक्साइटिंग ऐप दैट आई हैव टू शो यू इज़ द इम्बाइब लेंस। यू जस्ट हैव टू डाउनलोड इट, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, कुछ भी नहीं करना है। और आप चाहो तो किसी पिक्चर को स्कैन कर सकते हो, किसी कोई फ्रूट है उसके बारे में जानना है, आपको नाम नहीं पता है, कई बार चलते फिरते कोई फ्लावर दिख जाता है, नाम नहीं पता, यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, जस्ट स्कैन इट, इट विल शो यू द नेम, इट विल शो यू द डिटेल्स, इट विल शो यू लॉट ऑफ अदर थिंग्स अबाउट इट। एंड अगर कोई टेक्स्ट ही है उसको स्कैन किया तो उसमें जो कीवर्ड्स हैं वो निकल जाएंगे। उन कीवर्ड्स से, उन कीवर्ड्स के बारे में आप और इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो और पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, यू डोंट हैव टू पे अ बक। So I think that's an amazing thing. So with that, a quick reminder to join the Telegram channel, which is a one-stop point for us to get connected directly. The Imbibe educators and our lovely Imbiber students. यहाँ पे कोई भी important announcement है, information है जो हम directly आप तक पहुँचाना चाहते हैं, यहाँ से करते हैं। आपको schedule, कोई भी important update सब यहाँ पे पता चलेगा, classes का schedule पता चलेगा। So just make sure that you have joined this, because खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है, इन्फॉर्मेशन भले ज़्यादा मिल जाएगा, एक बार क्विज क्वेश्चंस भी पोस्ट होते हैं। तो ये आपका QR कोड है, दिस इज द लिंक टू जॉइन द चैनल, सो प्लीज मेक श्योर टू डू दैट। एंड इफ यू एंजॉयड द सेशन, डू नॉट फॉरगेट द हिट द लाइक बटन, डू ऑल्सो शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी, बिकॉज बहुत धमाकेदार सेशंस आने वाले हैं। अजशन रीजन के सेशन कराने वाली हूँ, केस बेस्ड क्वेश्चन के सेशन कराने वाली हूँ, कई सारे वन शॉट्स कराने वाली हूँ, पूरा सिलेबस का टर्म टू का कवर कराने वाली हूँ, और ऐसा सारे टीचर्स करने वाले हैं। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो हाउएवर यू लाइक द सेशन, और इफ देयर इज एनी अदर टॉपिक in and out of syllabus that you would want me to take, please make sure to comment it so that I can do something about it. So I'll see you guys soon. Till the next time, take good care of yourself and your loved ones. Hasta la vista, bye bye, ciao. Take good care of yourselves, guys. Have a great time, have a great day, and till we meet the next time, stay tuned and keep imbibing.
Keep imbibing. We believe in you.